आप लोग क्लास 11th में पहुँचे और ऐसे ही आप लोग पुरानी जो क्लासेस पास करते आए हैं, जैसे 11th तक का जो आपका सफ़र रहा है, इससे पहले आपने क्लास 10th पास की, उससे पहले आपने 9th, उससे पहले 8th, उससे पहले 7th, उससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 और उससे पहले केजीज और नर्सरी भी, है ना। तो क्लास 11th में जब आप पहुँचे हैं, यहाँ पे जो ये 10th से लेके 11th के बीच का जो डिफरेंस था, आपने इसमें सब्जेक्ट चूज़ किया और जब सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपसे पूछा गया होगा कि आपके परसेंटेज कितने हैं, है ना। मतलब आप लोगों को अब एक अलग कैटेगरी में काउंट किया जाता है। कुछ बच्चे जो है वो PCB मतलब वो बायो से बिलोंग करते हैं और कुछ बच्चे जो है वो PCM वाले हैं और कुछ बिल्कुल ही अलग जो साइंस की दुनिया से दूर कॉमर्स वाले हैं, वो और ही कुछ अलग फील्ड में और इनसे भी कुछ अलग हैं BA वाले, है ना। सॉरी BA ले लिया मैंने, आई शुड से आर्ट वाले, है ना। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में कैसे क्लासिफाई हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, मतलब उनके जो भी परसेंटेज थे उन परसेंटेज के बेसिस पे इन बच्चों को आगे क्लासिफाई किया। अब देखिए इसके बाद में जब आप लोग 12th में पहुंचेंगे, उसके बाद में आप फिर एक नया सब्जेक्ट, एक नई फील्ड को चूज करेंगे और तब भी आप एक नए क्लासिफिकेशन में डिवाइड होते चले जाएंगे, है ना। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात, ये तो हुई स्टूडेंट्स की बात। और स्टूडेंट्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट्स कौन सी स्पीशी में आते हैं, ह्यूमंस में आते हैं। ह्यूमंस कौन सी स्पीशी में आते हैं, ह्यूमंस आते हैं एनिमल्स में। और आज इन्हीं के क्लासिफिकेशन की बात हम लोग इस नए चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, है ना। एनिमल किंगडम मतलब एनिमल्स का साम्राज्य, है ना। मतलब उसमें बहुत सारी स्पीशीज जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द यूनिसेल्यूलर, इनको बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स वी विल बी एबल टू सी, जो कि आपने शायद आपकी बुक्स में फोटोग्राफ्स में देखा था। आज हम उन्हीं के डिटेल कैरेक्टर और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कहाँ वो रहते हैं, उनका बायोलॉजिकल नेम क्या है। देखिए बायोलॉजिकल नेम की बात बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बायो पढ़ रहे हैं या साइंस या रिसर्च फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो हर एक एनिमल को या फिर हर एक प्लांट को देयर विल बी अ बायोलॉजिकल नेम। इन सभी का एक बायोलॉजिकल नेम बच्चों यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा और ये इन्हीं बायोलॉजिकल नेम के बेसिस पे पूरे दुनिया में या कहें इंटरनेशनल लेवल पे उस ऑर्गेनिज्म की पहचान होगी। जैसे आप आम लेने गए हैं, आम वाले से आप बोलते हैं भैया 1 किलो मैंजीफेरा इंडिका देना, है ना। तो मैंजीफेरा इंडिका, वो तो आम वाले भैया थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंजीफेरा इंडिका है क्या, लेकिन ये बायो वाले बच्चों को पता होगा कि मैंजीफेरा इंडिका का मतलब होता है आम, है ना। नाजा नाजा की बात करी, आज हमारे घर नाजा नाजा आया था। कुछ लोग गाने के बारे में सोचेंगे, लेकिन जो इस बायोलॉजिकल या नॉमेनक्लेचर को जानते हैं, दे विल बी एबल टू गेट टू नो कि उनके घर में आज कोबरा निकल आया था, है ना। तो ये एनिमल्स के बायोलॉजिकल नेम की बात हमने करी। अब देखिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और जब इनके क्लासिफिकेशन की बात होती है तो पूरे किंगडम को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्सोनॉमी या फिर टेक्सॉन बोले तो लेवल में क्लासिफिकेशन जो है हमको देखने को मिलेगा, है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इन सारे लेवल्स को हम लोगों ने टेक्सॉन बोला। इन लेवल्स को क्या बोला, टेक्सा या टेक्सॉन। टेक्सा या फिर टेक्सॉन हम इनको बोलेंगे, और इन्हीं लेवल को उन ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो करते चले जाएंगे। हम नहीं करते जाएंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते चले जाएंगे। इन क्लासिफिकेशन का एक प्रॉपर प्रिंसिपल है।
जैसे मैंने आपके सब्जेक्ट की बात की थी, तो बच्चों का जो क्लासिफिकेशन है वो परसेंटेज के बेसिस पे देखने को मिलता है ना। बच्चों का जो क्लासिफिकेशन है हो सकता है वो हाइट के बेसिस पे भी देखने को मिल सकता है ना। वो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट पे भी देखने को मिल सकता है, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। ऐसे और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम बच्चों को क्लासिफाई कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल एनिमल्स को क्लासिफाई करने के बिल्कुल ही अलग है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो जो रिसर्चर या कहें साइंटिस्ट जो है, इनके बारे में हम लोगों को देखने को मिलता है एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहा? क्योंकि सबसे पहले जो एनिमल्स और या फिर ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिला वो इन्हीं के द्वारा था, और ये थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया, और दूसरा क्लासिफाई करा कि उनके बॉडी में आरबीसी है या नहीं, है ना। तो सबसे पहला है एनाइमा। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स थे, इनके पास में आरबीसी जो है वो एब्सेंट थी, है ना। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? स्पॉन्जेस और सिनेडेरिया, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, है ना। अब ये अभी आप लोगों के लिए कुछ नए नाम हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर के बारे में when we will complete the topic, when we will be able to about to complete the topic, then you people will be able to get to know कि यहाँ पे स्पॉन्जेस क्या है, आर्थ्रोपोड्स क्या है ना बच्चों। यहाँ से आप याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोड्स जो है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, है ना। ये सबसे बड़ी फाइलम जो है इस एनिमल किंगडम में देखने को मिलेगी, और ये इसमें आपको सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखिए, आपने इंसेक्ट्स को जब भी आपने मारा है, किसी मच्छर को मारा है, तो आप ही का खून उसमें देखने को मिला होगा। उससे पहले किसी भूखे प्यासे मच्छर को जब आपने मारा होगा तो उस मच्छर की बॉडी में कोई भी खून नहीं मिला होगा, तो वो एक आर्थ्रोपोड है। किसी कॉकरोच को मारा है, खून नहीं मिला, वो एक आर्थ्रोपोड है। उसकी बॉडी में आरबीसी सेल नहीं थे, उसकी बॉडी में खून नहीं था, है ना। तो उनकी इन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में आरबीसी नहीं होता है, दे विल बी कॉल्ड एनेमा। और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पे कहलाएंगे इनेमा, जिनके पास में आरबीसी या रेड ब्लड सेल जो है वो प्रेजेंट होता है ना। इकाइनोडर्मेटा और इनवर्टिब्रेट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके पास में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अब विविपेरा, देखिए इसको आगे और दो क्लासिफिकेशन में हम देख पाते हैं कि सबसे पहले आता है विविपेरा। विवि का मतलब होता है जो यहां पर अपने बच्चों को जन्म देंगे, है ना, विच गिव बर्थ टू बेबीज, है ना। सीधे बच्चों को जन्म देने वाले ऐसे कौन है? ह्यूमंस, वेल्स और बाकी के जो मैमल्स हैं। मैमल्स में भी कुछ हमको ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसे एकिडना और प्लेटिपस। दीज आर द टू मैमल्स। ये दो मैमल ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं, एग ले करते हैं या फिर कहें अंडे ये देते हैं, लेकिन फिर भी ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग मेमोरी ग्लैंड ऑन देयर बॉडी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट मेमोरी ग्लैंड दे विल फीड देयर बेबीज, है ना। इसीलिए इनको फिर भी मैमल्स की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो ये थे विविपेरा। विवि से याद रखिएगा जो बच्चों को जन्म दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे दूसरे हैं वो है ओवीपेरा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ओवीपेरा अंडे देते थे या फिर विविपेरा अंडे देते थे। तो जिस भी विवि या फिर वी के आगे आपको ओ दिखाई दे, ओ जैसा अंडा, है ना, ओवल, है ना, आप इससे ओ से याद रखिएगा कि जिनके नाम के आगे आपको ओ देखने को मिल रहा है वही एग ले करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमेशा बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, दे विल
ले एग, जैसे एव्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, है ना, फिश हो गई, और सारे के सारे एम्फीबियंस दे विल ले एग। तो ये हमने एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है, आपको बहुत सारी बुक्स में एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया अनदर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन यू विल गेट टू सी, क्योंकि जो एरिस्टोटल जो थे इनका आपने क्लास 9th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी चैप्टर आपका वहां पर भी था, और वहां पर एरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा था। एरिस्टोटल क्लासिफाइड ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, और उस हैबिटेट के बेसिस पे जब आपने क्लासिफिकेशन होता हुआ देखा तो उसमें एम्फीबियंस के कारण ये मात खा गए थे, या फिर इनका जो क्लासिफिकेशन था उस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा, क्योंकि एम्फीबियंस जो है वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट ऑफ द एनिमल, जो पूरी तरह से फेल हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल के बेसिस पे, है ना। तो ये फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, और इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। ओवी और वीवी का डिफरेंस यहाँ पे आपको क्लियर है। इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं कार्लोस लिनियस के बारे में, जो कि कहलाए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये क्या कहलाए? ये कहलाए फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्यों कहलाए? क्योंकि इन्होंने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था नाजा नाजा के बारे में, है ना, मैंने आपको बताया था मेंजीफेरा इंडिका के बारे में, है ना, मैंने आपको बताया था मेंजीफेरा इंडिका के बारे में, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बच्चों आपको देखने को मिलेगा। जो नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दिया है, जैसे आप लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे मैं मेरा यहाँ पे नाम लिखता हूँ, मेरा पीयूष ये मेरी आइडेंटिटी है, और परमार ये मेरी फैमिली है ना। आप भी ऐसे अपने सरनेम और अपने नाम के साथ में सोचेगा तो आपको ये नॉमेनक्लेचर जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ लोग आपको मिलेंगे कि अरे वो तो परमार जी का लड़का है ना, या वो परमार फैमिली से बिलोंग करता है। तो परमार मेरी स्पीशी, ये जो बोल सकते हैं कि वो मेरी फैमिली हो गई, है ना। ये मेरा सरनेम है, ये मेरे पूर्वजों के द्वारा दिया गया मेरा नाम है ना। तो ये मेरे परिवार में सभी लोगों के नाम के पीछे वो सरनेम लगेगा, लेकिन पीयूष जो है वो मेरी खुद की आइडेंटिटी है, वो मुझे रिप्रेजेंट करने वाला है। वैसे ही यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका उल्टा। इसमें यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर देखने को मिलेगा, इसमें पहले सरनेम और बाद में नाम आपको देखने को मिलेगा। कैसे ये होगा? उस बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात हम लोग आगे इससे करेंगे। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, सारे एनिमल्स को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, उस बेस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो ये हैबिटेट, है ना, वेयर दे बिलोंग, कहाँ से ये आए हैं, है ना, वेयर दे बिलोंग, इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ से आए हैं, कि क्या वो पानी में रहते हैं, क्या वो जमीन पे रहते हैं, या वो उड़ते रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। और सबसे पहला कि एनिमल जो है वो कौन से हैबिटेट में रहता है, वो एक तरह का एक्वेटिक एनिमल है, या वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, या फिर वो कोई एम्फीबियन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये सबसे पहला देखिए, एक्वेटिक की बात यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे एक्वेटिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमको ज़ूप्लैंक्टन देखने को मिलता है। देखिए आपने फूड चेन के बारे में देखा है ना। फूड चेन में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको वहां पर ज़ूप्लैंक्टन देखने को मिलता है, और ये ज़ूप्लैंक्टन जो है इनको फिश जो है वो एनगल्फ कर लेती है। फिश जो है वो उनको खा लेती है, मतलब मछलियों का सबसे बड़ा भोजन क्या? ज़ूप्लैंक्टन, है ना। फिश जो है, जो छोटी मछलियां जो है, स्मॉल फिश जो है, दे आर डिपेंड ऑन ज़ूप्लैंक्टन फॉर देयर फूड, है ना। और फिर इनको खाने वाली जो है वो बड़ी मछलियां जो है, ठीक है। तो बड़ी मछलियों को छोटी मछलियां
छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां जो है खा जाती हैं, वैसे ही जू प्लैंकटन जो है, जू प्लैंकटन देखिए ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्वेटिक के, मतलब हम यहाँ पे मराइन हैबिटेट की बात कर रहे हैं, हम खारे पानी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दीज आर द वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, दीज ऑर्गेनिजम्स आर like they will not be able to flow, they will not be able to move by their own, है ना, ये मतलब अब तैर के और कहीं समुद्र पार करके कहीं दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं, ये उसी जगह रहते हैं। एंड दे विल फ्लो विद द वाटर करंट, पानी के साथ में ये बहते चले जाते हैं। दे विल बी स्मॉल एंड दे विल रिमेन ऑन द जस्ट beneath the surface of the water, है ना। इससे पहले भी हमको यू प्लैंकटन्स भी देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से वाटर सरफेस पे रहते हैं, जैसे जेलीफिश जो है वो हमको देखने को मिलती है। तो जू प्लैंकटन की बात करी हमने, उसके बाद में आता है नेक्टॉन, है ना। नेक्टॉन जो है, नेक्टन जो है ये बोल सकते हैं कि दीज आर द काइंड ऑफ स्विमर्स। ये क्या है बच्चों, ये स्विमर्स है। दे कैन स्विम बाय, दे कैन मूव बाय देयर ओन, मूव बाय देयर ओन। इनके पास में कुछ तैरने के लिए होता है, जैसे कि अगर हम फिश की बात कर रहे हैं तो फिश के पास में यहाँ पे फिन्स हैं। सो विद द हेल्प ऑफ फिन्स she or he will be able to move from one place to the another, है ना। तो ये नेक्टॉन की बात यहाँ पे की। और इससे लास्ट में सबसे नीचे जो पाए जाने वाले हैं, दिस इज बेंथॉन, है ना। तो ये जो है दे विल नॉट बी एबल टू मूव, ये जो है दे विल रिमेन एट द बॉटम। ये कहां पर रहने वाले हैं, ये बॉटम पे रहने वाले हैं। जो भी समुद्र है, जो भी तल है उसका, उसी में ये रहते हैं। दे विल नॉट मूव। ये जो है ये स्विमर्स हैं, दे विल बी एबल टू मूव, दे विल बी एबल टू स्विम ऑल्सो, है ना, एंड मूव विथ वाटर करंट। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये पानी की मदद से या पानी के साथ ही दे विल बी एबल टू मूव, है ना। उसके अलावा दे विल नॉट बी एबल टू मूव विथ वाटर करंट। तो ये हमको देखने को मिला, है ना। देखिए मैं आपको और इसको ठीक से समझा देता हूँ। यहाँ पर ये वाटर सरफेस है बच्चों। इस वाटर सरफेस में सबसे ऊपर की तरफ हमको ज़ूप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं, उससे नीचे नेक्टॉन, और सबसे नीचे जो है वो हमको एट द बेस, इसको हम लोग ऐसा याद रख लें, एट द बेस ऑफ वाटर। कहाँ पे वाटर में, किसी भी ओशियन के अंदर या फिर मराइन हैबिटेट में हम इनको आसानी से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है दिस क्लासिफिकेशन ओवर हियर इज टोटली क्लियर टू यू। हम इस टॉपिक से आगे की तरफ अब चलते हैं और समझते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन। ये हमने हैबिटेट में पहला जो है हमने एक्वेटिक लाइफ के बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेरेस्ट्रियल, है ना, जमीन पर, ऑन द लैंड हम लोग बात कर रहे हैं कि जमीन के ऊपर कैसे ऑर्गेनिजम्स है। लाइक सम विल बी एबल टू रन फास्ट, है ना, कुछ जो होंगे वो काफी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। दे विल हैव सम लिम्स विद देम, उनके पास में लिम्स होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट दे विल बी एबल टू मूव फास्ट, दे विल बी एबल टू रन फास्ट। जैसे हॉर्स वगैरह जो है वो काफी ज्यादा तेज यहाँ पे हमको बच्चों दौड़ते हुए मिलेंगे, है ना। तो पहला क्लासिफिकेशन तो यही हमको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है दे विल लिव इन द बरो, है ना, जो कई सारे होल्स में जो रहते हैं, है ना, बरोज में जो रहते हैं, दे विल कम अंडर दिस कैटेगरी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं। और ये कहलाते हैं विच विल बी एबल टू मूव, है ना, ये कहलाते हैं कर्सोरियल। कर्सोरियल, कर्सर जैसे चलने वाले। कर्सर कितना फास्ट चलता है आपका, है ना, देखिए कर्सर कितना तेज चलता है। सो जैसे कर्सर चलता है, दे विल ऑल्सो बी एबल टू मूव फास्ट। ये कैसे चलते हैं, दे विल बी एबल टू मूव फास्ट, है ना। कौन इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है
हॉर्स, है ना। दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है ये है फोसोरियल। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, दे विल लिव इन द बरो, जैसे मीर कैट्स, ये बरोज में रहते हैं। और मीर कैट्स जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि कहीं जगह पे कहीं छेद करके और अपना घर बनाकर वहां पर दे विल लिव ओवर देयर, है ना। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया है कि दे विल बी एबल टू मूव, और ये जो है ये जमीन पे दौड़ लगाते हैं, है ना। दे विल हैव सम काइंड ऑफ अपेंडेजेस या फिर लिम्स इनकी काफी अच्छी डेवलप होती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लिम्स दे विल बी एबल टू मूव, है ना। वैसे यहाँ पे फोसोरियल की बात हम लोगों ने करी है। तीसरे जो है वो है आर्बोरल, दे विल मूव फ्रॉम, जैसे मंकीज की अगर हम बात करते हैं तो मंकी जो है ये क्या करते हैं, मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरी, एक शाखा से दूसरी शाखा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। ये आपके आर्बोरल एनिमल्स जो है ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं। मंकी की तो बहुत सारी स्पीशीज आपने बच्चों देखी होगी। सो दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी आर्बोरल, है ना। ये क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे चले जाते हैं। और तीसरे जो हैं वो कहलाते हैं एरियल या फिर फ्लाइंग। अब आपको इसमें पता है, आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं दे विल बिलोंग टू दिस कैटेगरी, है ना। बर्ड्स जो हैं वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे हैव विंग्स, एंड विद द हेल्प ऑफ विंग्स, है ना, विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, है ना। विंग्स जो है वो यहाँ पर इनको मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, है ना। तो ये एरियल या फिर आर्बोरल एनिमल्स की बात हुई है। इससे पहले हम लोगों ने किसकी बात की है, हम लोगों ने एक्वेटिक एनिमल्स की बात की है बच्चों, है ना। एक्वेटिक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा है। और यहाँ पे अब दूसरा जो है ये आपने टेरेस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एनिमल्स का यहाँ पर देखा। दोनों क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे क्लियर होते हैं। तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, पानी और ज़मीन ये दोनों जो है यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। तो अब देखिए इसके बाद में आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना चाहते हैं या फिर कोई बिल्डिंग यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, है ना, उसको समझेंगे। वैसे ही उसके बाद में इसको हम समझते हैं कि भैया हमको पता है ABCD हमको काफ़ी अच्छे से आती है ना। इन सारी ABCD के बेसिस पे मैं क्या बना सकता हूं, मैं इनसे वर्ड्स बना सकता हूं, है ना। इन वर्ड से मैं क्या बना सकता हूं, इन वर्ड से मैं सेंटेंस बना सकता हूं, सेंटेंस से मैं पैराग्राफ बना सकता हूं, इनसे मैं पैराग्राफ बना सकता हूं, है ना। और अपने थॉट्स जो है वो मैं शेयर कर सकता हूं किसी से भी। अगर मुझे यहाँ पर ABCD आती है तो मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पर अगर हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में बच्चों आपको यहाँ पे ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, है ना। यहाँ पे ब्रिक्स की ज़रूरत होगी, और ब्रिक्स के साथ में आपको ज़रूरत होगी आयरन रॉड्स की, आयरन रॉड की यहाँ पे ज़रूरत होगी, है ना। साथ में आपको सीमेंट की ज़रूरत होगी, है ना। और क्या है, और क्या जरूरत है, और साथ में जरूरत होगी आपको स्टोन्स की। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपने यहाँ पे समझे। लेकिन मैं बात किस बारे में कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी की, है ना। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बॉडी या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको यहाँ पर आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैंने बिल्डिंग की बात करी, तो बिल्डिंग में यहाँ पे ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसकी फंडामेंटल यूनिट हो गई,
ये क्या हुई? फंडामेंटल यूनिट। ब्रिक जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी बिल्डिंग की, और ये ABCD जो है ये भी फंडामेंटल यूनिट है आपके पैराग्राफ की। वैसे ही यहाँ पर ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है उसके पास में सेल्स होते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास तो सेल भी नहीं है, दे ट्राई टू अटैक ऑन यू। जैसे अभी इस कोविड पेंडेमिक में हम लोगों ने देखा कि कोविड-19 में हम लोगों ने क्या देखा कि कोरोना वायरस ने सभी की बॉडी पर अटैक करना चाहा, है ना। सभी के मैकेनिज्म को, सभी के सेल्स को उसने हाईजैक करने की कोशिश करी और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया। वैसे ही यहां पर देखिए, इनसे पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं which don't have cells, है ना। उसके बाद में सेल्स आते हैं। जब ये सेल्स आपस में मिल जाते हैं सो इट विल फॉर्म टिश्यूज, है ना। और टिश्यूज जब आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर ऑर्गन वो फॉर्म करते हैं। जब ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम हमको फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तब बनती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, है ना। तो अब यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों ने किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को काफी अच्छे से समझा है कि किस तरह से ये क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये अच्छे से हमको समझ में आ गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पर ये जो आपने जो समझा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर हैविंग अ सिंगल सेल ओनली। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कौन? तो जिनके पास में सिंगल सेल है वो कहलाए आपके माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स के पास में सिंगल सेल है, उनके पास में कोई भी दूसरी बॉडी यहाँ पर, या फिर बॉडी जो है आप उनको देख भी नहीं पाते हैं, दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक इन साइज। वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक इन साइज, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, और जब इतने छोटे ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो इनको एक नाम हम यहाँ पे देते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, है ना। हमने उनको क्या बोला? हमने उनको बोला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनके पास में सेल के नाम पे या बॉडी के नाम पे जो है वो सिंगल सेल हमको देखने को मिलेगा। यही आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपको समझ जाना चाहिए बच्चों। जिनके पास में टिश्यू है, जिनके पास में ऑर्गन है, सो यू विल बी एबल टू सी देम। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल रहे हैं सो दे विल फॉर्म टिश्यू, है ना। और जब आप ऑर्गेनिज्म को देख पा रहे हैं सो दे विल बिलोंग टू द कैटेगरी कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है कि आप उसको देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक मल्टी सेल्यूलर है। आप एक प्लांट को देख पाते हैं, प्लांट एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। आप आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख पा रहे हैं बच्चों, उनकी पूरी बॉडी सेल की मदद से बनी हुई है और वो मल्टी सेल्यूलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ पर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इतना डिस्कशन जो है वो सफिशिएंट है इसको समझने के लिए। अब आप यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए। द सेल्स इन द बॉडी आर सेवरल टाइप। यहाँ पे कुछ टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला, ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास में फंक्शनल यूनिट जो है वो लगातार कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ए सेल्यूलर मतलब नो सेल्स, इनके पास में कोई भी सेल नहीं है, इनके पास कोई भी सेल नहीं है। दूसरा, सेल्यूलर, इनके पास में सेल है ना। कैसा सेल है? वन सेल, सिंगल सेल हम इसको बोल सकते हैं, है ना। सिंगल सेल। ए सेल्यूलर में कौन आया? यहां पर आया वायरस, है ना। और सेल्यूलर में कौन आया? जितने भी माइक्रोब्स थे वो सारे के सारे आप सेल्यूलर में देखेंगे, है ना। इनको ले ही लेते हैं पहले और फिर आराम से इनको समझते साथ इनको सबको ले लिया। अब इनको एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो ए सेल्यूलर में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर वायरस है बच्चों, है ना। यहाँ पर वायरस हमको देखने को मिलेगा। सेल्यूलर, क्योंकि उसके क्यों ए सेल्यूलर में मैंने वायरस क्यों बोला? बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेल और दे आर ऑन द एज, दे आर ऑन द एज of living
एंड नॉन लिविंग। तो ये आपने यहाँ पर समझा। फिर देखिए सेल्यूलर की जब बात करेंगे तो सेल्यूलर में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पर सारे देखने को मिलेंगे। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ये सारे के सारे आपने सेल्यूलर में देखे बच्चों, है ना, कि सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू आपस में मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और उन्हीं ऑर्गन सिस्टम से आपकी बॉडी, है ना। आपके नर्व सेल क्या बना रहे हैं, आपका ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम, नर्व्स, है ना। तो ये सारे के सारे इस तरह से फिर आपके एक सिस्टम हो गया। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स ने मिलके आपकी बॉडी जो है वो बच्चों यहाँ पर फॉर्म की। तो इसी को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जब टिश्यू देखिए, टिश्यू किस में देखने को, जो इनसे छोटे और इनसे बड़े जो है वो सारे टिश्यू लेवल पे हमको देखने को मिलेंगे, और टिश्यू इनके पास देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ फंगाई के पास में this capability is there, they will be able to differentiate, they will be able to divide, and whenever they will divide they are going to transform into a multicellular organism also, है ना। तो कुछ टिश्यूज हमको यहाँ पे जैसे कुछ छोटे छोटे टार्डिग्रेड जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल सकते हैं, कुछ और छोटे ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑर्गन्स वी कैन ऑल्सो सी, जब भी बहुत सारे टिश्यू जो है वो आपस में मिलेंगे, सो देयर विल बी सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स ऑल्सो, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास में ऑर्गन्स भी देखने को मिलते हैं, एंड व्हेनेवर दीज ऑर्गन्स आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर अ प्रॉपर बॉडी विल बी देयर, सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ बच्चों, है ना। ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आया है कि क्या है ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हम इसको थोड़ा फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो एनिमल्स जो कि मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर मीन्स कंटेन मैनी सेल्स इन इट, यहाँ पर मैनी सेल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखिए क्लासिफाई हमने क्या किया है कि टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे। यहाँ पर यूनिसेल्यूलर जो कि सेल्स है, जिनमें केवल सेल्स है यहाँ पर, सो दे विल कम टू द विच कैटेगरी बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास में केवल सेल हमको देखने को मिलता है, दे विल बी कॉल्ड पोरीफेरा, है ना। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से चैप्टर जो है वो ठीक से शुरू हो रहा है। तो ऑर्गेनिज्म मतलब हमने देखा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्यूलर लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे सेल्स उनकी बॉडी में हमको देखने को मिलते हैं सेल्यूलर लेवल पे। तो ये पोरीफेरा है। पोरीफेरा ये एक फाइलम हो गई। अब उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो पोरीफेरा जो कि सेल्यूलर लेवल पे है, जिनके पास में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर है, ये बाकी के ऑर्गेनिजम्स देखिए उसमें कैसे हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें हमको बायोलेटरल सिमेट्री हमको देखने को मिली। बायोलेटरल सिमेट्री मतलब जैसे अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ह्यूमन बॉडी की बात करें, है ना, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम एक चपाती की बात करें, तो आप इस चपाती को कहीं से भी काटिए, आप दो इक्वल पार्ट्स ले लेंगे, है ना। आप अपनी बॉडी को बीच में से कट कीजिए, है ना, कीजिए नहीं, बस समझिए। तो अगर आप अपनी बॉडी को बीच में से आप डिवाइड करते हैं, तो एक तरफ एक हाथ और दूसरी तरफ दूसरा हाथ हो रहा है, तो यहाँ पर बायोलेटरल, तो जिनमें दो इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिले, तो वो कहलाएगा आपका टू इक्वल पार्ट्स वाला। क्या कहलाया बच्चों आपको, वो कहलाया बायोलेटरल, है ना। और जिनको कहीं से भी काटो, है ना, बराबर है, तो वो रेडियल, जैसे स्टारफिश जो है वो यहाँ पर आप समझ पाएंगे। स्टारफिश के एग्जाम्पल से आप इसको काफ़ी अच्छे से याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए बच्चों, बायोलेटरल सिमेट्री में जब आप और ज़्यादा आगे क्लासिफिकेशन देखते हो, तो वो मिलता है कैविटी के बेसिस पे, कि उनमें कैविटी है या नहीं है। कैविटी मतलब स्पेस। कैसी स्पेस, देखिए आपको बॉडी में तीन अलग अलग तरह की लेयर्स बच्चों यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये तीन लेयर्स जो है वो ही, उनके बीच में अगर गैप है तो कैविटी वहां पर है। और कैविटी के बेसिस पे आपने ये देखिए, विदाउट कैविटी वाले को आपने बोला एसिलोमेट, जिनमें फॉल्स कैविटी थी, मतलब थोड़ी सी कैविटी थी, उनको आपने बोला सुडोसिलोमेट, और जिनमें काफी सही कैविटी हमको देखने को मिली, दे आर कॉल्ड
सिलोमेट्स, है ना। तो ये आपको अब देखिए इसमें भी आपको क्लासिफिकेशन क्या देखने को मिला, जिनमें कैविटी थी ही नहीं, जिनमें आपको कोई सिलोम देखने को मिला ही नहीं, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस, है ना। वैसे ही यहाँ पर एसेलमिन्थस जो है वो आपका सीडोसिलोमेट्स कहलाए। क्या कहलाए, सीडोसिलोमेट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी कैविटी जो है या फॉल्स कैविटी आपको देखने को मिलेगी। ये कैविटी वो कैविटी नहीं है बच्चों जो दांतों में शक्कर या मीठा खाने के कारण होती है। ये कैविटी है स्पेस, खाली जगह, किसके बीच में, डर्म या फिर लेयर के बीच में। किसकी लेयर, टिश्यू की लेयर, लेयर ऑफ टिश्यू, है ना। ये आपको याद रखना है बच्चों। विद द ट्रू सिलोम, तो वो कहलाए सिलोमेट्स, है ना। यहाँ पे कौन कौन से आ गए आपके, एनिलीड्स, है ना, सबसे फेवरेट वाला आपका अर्थवॉर्म, लीच, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। सारे आपके अर्थोपोड्स, मोलस्क, काइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, ये सारे के सारे आपके सिलोमेट में आए। अब देखिए रेडियल सिमेट्री की जो मैंने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे आपके कोइलेंट्रेट्स या फिर सिनेडेरिया, जिनको हम लोग बोलते हैं टीनोफोरा, ये सारे आपके रेडियल सिमेट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो गौर करने वाली है बच्चों, कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सिमेट्री, कहाँ गया, देखिए ये रहा, ये दोनों, ये सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब होता है कि कैसा आपने वहां पर क्लासिफिकेशन दिया, है ना। मल्टी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर हमने यहाँ पे बात करी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, कैविटी की बात कर ली, सिमेट्री की बात कर ली, है ना। इन्हीं बेसिस पे सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई कराए। तो ये देखिए ये आपके पॉइंट्स हैं, है ना। तो किंगडम जो है या फिर कहें कि आपको अलग अलग फाइलम्स में बॉडी कैविटी के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अलग अलग किंगडम्स में इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हुआ देख पाते हैं। ये था आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको यहां से क्लियर होगा बच्चों। अब देखिए सिमेट्री की बात जब मैंने आपको यहां पे की है, तो सिमेट्री के बारे में समझे। सिमेट्री का मतलब डिवीजन या फिर डिवीजन ऑफ बॉडी, आप यहां पे देख पाएंगे, है ना। जैसे हमने ये टेबल यहां पे ली है, ये मैंने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया, तो अगर इस रेक्टेंगल को हम यहां से बीच से डिवाइड कर दें, हम यहां से इसको बीच से डिवाइड कर दें, जब हम इसको यहां से बीच से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो यहां पर एक पार्ट यहां पे हो गया, है ना, और सेकंड पार्ट जो है वो यहां पर हुआ। तो ये दो इक्वल पार्ट जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एक दूसरे के इक्वल। किसी ह्यूमन बॉडी को आप डिवाइड करेंगे, आप उसमें भी यही चीज देख पाएंगे, और वहां भी आप दो इक्वल पार्ट्स जो है वो यहां पर देख पाएंगे। यही तो सिमेट्री है कि आप उस ऑर्गेनिज्म को कैसा कट करते हैं और कैसा उसका स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होता है, ये सिमेट्री यहां पर कहलाएगी। तो देखो सिमेट्री क्या बोलती है, सिमेट्री रिफर्स टू द सिमिलैरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट, कि उसके पार्ट्स कैसे हैं, उसकी बॉडी में सारे पार्ट्स है कैसे हैं, क्या वो एक दूसरे के अपोजिट है, क्या वो एक दूसरे से डिवाइड किए जा सकते हैं, क्या जब हम उनको डिवाइड करते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को देखिए, आप जब मुझे देख पा रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को देखिए, आप अपनी स्क्रीन को अगर बीच से डिवाइड कर दें, तो ये बीच वाली जो स्क्रीन है बच्चों, इस स्क्रीन में एक पार्ट आपका इस तरफ हो रहा है और दूसरा पार्ट आपका इस तरफ हो रहा है, मतलब आपकी जो स्क्रीन है ये भी बायलैटरल सिमेट्री शो कर रही है। बाय का मतलब दो इक्वल पार्ट्स। ऐसी और भी कई सारी सिमेट्री अभी आपको देखने को मिलेगी। उसी सिमेट्री में हम आगे देखें कि सिमेट्री कितने प्रकार, कितने टाइप्स की हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सिमेट्री जो है वो सबसे पहले स्फेरिकल सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम मून को डिवाइड करें, है ना, अगर हम मून को यहाँ पे डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये मून जो है वो आपको स्फेरिकल सिमेट्री देखने को मिलेगी। वैसे ही रेडियल सिमेट्री आपको स्टारफिश की बात कर सकते हैं,
स्टारफिश इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कि रेडियल सिमेट्री शो करेगा। आपकी घड़ी रेडियल सिमेट्री, यहाँ पे आप 3D और 2D से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि स्फेरिकल और रेडियल में डिफरेंस क्या है बच्चों। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि रेडियल सिमेट्री और स्फेरिकल सिमेट्री, यहाँ पे दोनों ही तो गोल चीजों की बात कर रहे हैं। सो व्हाई दीज टू थिंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर 3D की बात होती है, लेकिन यहाँ आपको रेडियल सिमेट्री में 2D सिमेट्री देखने को मिलेगी, 2D स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तीसरी जो है वो है बायलैटरल सिमेट्री। ह्यूमंस की बॉडी जो है बच्चों, ह्यूमंस की बॉडी इज शोइंग, ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या शो कर रही है, इट्स शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। इस पूरे बोर्ड को मैं बीच से डिवाइड करूं, इधर से डिवाइड करूं, इट इज शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। आपको याद आ रहा होगा, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बाकी के क्या एग्जांपल दिए थे। यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिले बच्चों, है ना। फिर इससे आगे चलते हैं, हम स्फेरिकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल जो है थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना। कैसे, जैसे ये गोल एक सर्कल है बच्चों, एक बॉल आपके पास है, तो इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है। इस सेंटर से जब भी कोई लाइन यहाँ पे पास होगी, आप इसको कैसा भी डिवाइड कर सकते हो ना। तो ये इस सेंटर से पास हो रही है, आप इसको कितने भी हाफ में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। और ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, यही आपकी स्फेरिकल सिमेट्री जो है वो हो जाएगी, है ना। ये देखिए, ये गोले को हमने इस तरह से समझा था। तो ऐसी सिमेट्री हमको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसी सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी माइक्रोब्स में। क्या माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें हमको ये क्लासिफिकेशन देखने को मिला। लेकिन ये सिमेट्री की बात हम क्यों कर रहे हैं क्लासिफिकेशन में बच्चों। देखिए, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर और या फिर डिजाइन की जब हम बात करते हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म को इनकी बॉडी के बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, और वो क्लासिफिकेशन ही क्या होगा, सिमेट्री। वो क्या कहलाएगा बच्चों, दैट विल बी कॉल्ड सिमेट्री। वो सिमेट्री यहाँ पर कहलाएगा। और ऐसा जैसे ये यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी यहाँ पे आपको दे के रखी है, एंड बाय पासिंग अ लाइन फ्रॉम द सेंटर आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। और जो यहाँ पर सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, दिस सिमेट्री इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ सिमेट्री, ये कहलाती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री मींस जहां पर वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट विल बी कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्री। अब देखिए, इससे आगे दूसरी तरफ चलते हैं, और उससे पहले एक और यहाँ पर पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सो एनिमल्स व्हिच आर शोइंग स्फेरिकल सिमेट्री हैव अ स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप किसका है, जैसे आपकी बॉल है ना, मून, इनका सबका स्फेरिकल शेप है बच्चों। तो ये कैसी सिमेट्री शो करेंगे, स्फेरिकल सिमेट्री। द साइड ऑफ द बॉडी आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो ये थी आपकी स्फेरिकल सिमेट्री। इसके एग्जांपल्स जितने भी माइक्रोब्स मैंने आपको बताए थे कि सारे माइक्रोब्स को इस तरह से क्लासिफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो जितने भी ग्रीन एल्गे या वॉल्वेक्स जो है ना, ये सारे के सारे दे विल शो स्फेरिकल सिमेट्री। ये चीज यहाँ पे पूरी हुई। दूसरी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, जैसा मैंने स्टारफिश की बात यहाँ पे करी थी, तो यहाँ पर कुछ सारे पार्ट जो है यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, द नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स, है ना। यहाँ पे कुछ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के, रेडिएट आउट फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस, और ये है आपकी रेडियल सिमेट्री। ये आ गई आपकी स्टारफिश। देखिए यहाँ पर, देखिए कोई इक्वल पार्ट यहाँ पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं। कितने पार्ट्स है इसके, कितने आर्म्स है यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये है 5, है ना। ये सीमेंट, ये आपको इतने पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतने पार्ट में बच्चों आप देखिए, आप इसको कहाँ से डिवाइड करें कि 2 इक्वल पार्ट्स में आ जाए। अगर यहाँ से आप डिवाइड करते हैं तो भी इक्वल पार्ट में नहीं है, आधी ब्रांच इधर है, आधी इधर है। तो इसीलिए
इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए यहाँ पर जरूरत पड़ी रेडियल सिमेट्री की, है ना। तो ये रेडियल सिमेट्री बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होती है। और इसके बारे में क्या पता लगा, द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम, तो वो रेडियल सिमेट्री कहलाती है। कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो ऐसा शो कर रहे हैं, स्पॉन्जेस, है ना, स्पॉन्जेस जो है वो ऐसा शो कर रहे हैं। साइकॉन, कोएलेंट्रेट्स जो है ना, जितने भी आपकी जेलीफिश, हाइड्रा, इकाइनोडर्म्स, है ना, और स्टारफिश, दे आर शोइंग दिस काइंड ऑफ रेडियल सिमेट्री। ये रेडियल सिमेट्री की बात यहाँ पे हो गई है बच्चों। इसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री, बाय का मतलब होता है टू, है ना, टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे कितने पार्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, टू इक्वल पार्ट, और सिमेट्री का मतलब डिवीजन ही तो है ना। तो दो इक्वल पार्ट्स में हमको देखने को मिलेंगे, तो इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये आप याद रखिएगा। किसी भी सिंगल प्लेन के आप दो इक्वल पार्ट्स हैं। ये देखिए आपके इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। इफ वी विल डिवाइड दीज ऑर्गेनिजम्स, तो इन ऑर्गेनिज्म को देखिए यहाँ से अगर हमने यहाँ से इस तरह से इसको डिवाइड करा है, तो ये बटरफ्लाई जो है आप इसका एक पार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, और हाफ पार्ट जो है आप यहाँ पर इसका देख पा रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहे हैं बच्चों, ये बायलैटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। वैसे ये लेडी बग है, ये भी बायलैटरल सिमेट्री शो कर रही है। ये बी जो है, दिस इज ऑल्सो शोइंग बायलैटरल सिमेट्री। वैसे ही ये जो बीटल है, दिस इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग, बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। तो आपको सिमेट्री सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है बच्चों, आपको पूरी तरह से यहाँ पे समझ आ चुका है। दूसरी बात यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन आर पेयर्ड। देखिए अब ये क्यों डिवाइड हो पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके पहली लिम्ब, है ना, दूसरी और तीसरी, वैसे यहाँ पर एक, दो, तीन, तो ये पेयर्ड अपेंडेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनमें भी पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिल रहे हैं, इनमें भी पेयर्ड अपेंडेजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, और इसीलिए दे कैन बी डिवाइड इनटू बायलैटरल सिमेट्री, है ना। इसीलिए ये बायलैटरल सिमेट्री यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये था आपका पहला। तो देखिए अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन इज बायलैटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट। एसिलोमेट, हाँ ये याद रखिएगा बच्चों, अभी हाल हमने बात करी थी। एसिलोमेट मतलब जिनमें क्या नहीं हो। एनिमल्स आर एक्सप्लिफाइड बाय, इनको क्या नाम दिया जाता है, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केलमेंथिस या फिर एनिलीडा। तो क्या इसका सही आंसर होगा, सही आंसर जो है वो है इसका प्लेटीहेलमिन्थस। बटरफ्लाई जो है वो सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री शो करती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 लेयर्स बच्चों, 3 लेयर्स ऑफ सेल्स या टिश्यू, है ना। फिर उसके बाद में एसिलोमेट एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जर्म लेयर की बात करते हैं। जब हमने अभी 3 लेयर्स यहां पे बात करी है, तो जर्म लेयर का मतलब लेयर ऑफ टिश्यू कह लीजिए या फिर सेल कह लीजिए, है ना। तो वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी जर्म लेयर। तो अब देखिए जर्म लेयर की बात करते हैं, टिश्यू लेयर की आप बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले एक्टोडर्म, दूसरी मीजोडर्म, और तीसरी जो है वो है एंडोडर्म। अब देखिए ये है क्या, ये है क्या, इसको हम समझते हैं। एक्टोडर्म का मतलब देखिए डर्म सब में कॉमन है, मैं इसको यहाँ पर अलग रंग से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये डर्म, यहाँ पर भी डर्म है और यहाँ पर डर्म है। डर्म का मतलब क्या है बच्चों, लेयर। डर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, डर्म का मतलब है लेयर। ये भी है यहाँ पर लेयर, है ना। अब केवल आपको क्या समझना है, आपको इनके पहले पहले वर्ड्स को यहाँ पे समझना है। तो वो है क्या, इसको समझ लेते हैं कुछ इस तरह से। तो एक्टो, है ना, एक्टो का मतलब एक्टो, मीजो और एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर मोस्ट, इनर मोस्ट, है ना, अंदर वाला विल बी कॉल्ड इनर मोस्ट, है ना।
और तो एक्टो का मतलब क्या हुआ? तो एक्टो का मतलब होता है आउटर मोस्ट, है ना। एक्टो का मतलब आउटर मोस्ट, है ना, बाहर वाला। इसको मैं लिख भी देता हूं, बाहर वाला, है ना। ये क्या है? ये आपका अंदर वाला। तो उसके बाद में देखिए ये यहां पर हमको देखने को मिलता है, इसको हिंदी हम लोग यहां पे थोड़ा सा, जय हो हिंदी माता। फिर हाँ, तो देखिए एक्टो की बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट लेयर, है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है? एक्टोडर्म। इनर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाती है? एंडोडर्म। इन दोनों के बीच वाली लेयर जो है वो क्या कहलाती है? मिडिल लेयर क्या कहलाई? मीजोडर्म, है ना, बीच वाला। तो ये आपको 3 लेयर्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और ये जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? आपकी बुक में भी यहाँ पर डायग्राम जो है वो दिए हुए हैं, उनसे भी आप यहाँ पे इसको समझ पाएंगे कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ये तीनों तरह की डर्म आपने दिया है, देखा है। तो ये डिफरेंशिएशन देखने को मिला कब से? तो ये जो डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिला है जब हम डेवलपिंग स्टेज में थे। और डेवलपिंग स्टेज कहाँ पर थी हमारी? ये थी हमारे इनसाइड द मदर्स वूम, है ना। इनसाइड द मदर्स वूम जो है हमको ये चीज देखने को मिलती है जब हम ग्रो कर रहे थे फ्रॉम जाइगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू फीटस और फीटस टू बेबी। उस समय जब हम एम्ब्रियो थे तब ये लेयर जो है हमको क्लासिफाई होती हुई देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि हम लोग तो पहले यूनिसेल्युलर थे। तो उसमें भी आपने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास में देयर विल बी 2 लेयर्स ओनली, है ना। डिप्लो का मतलब क्या होता है? 2 लेयर्स। यहाँ पे 2 लेयर्स आपको देखने को मिलेगी बच्चों। ये है आपकी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये 2 चीजें हैं। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्या। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 लेयर्स विल बी देयर, है ना। अब ये 2 लेयर्स कौन कौन सी होती है? तो 2 लेयर्स यहाँ पे होगी आपकी, एक सबसे पहली तो एक्टोडर्म, है ना, और उससे बाहर वाली जो, उससे अंदर वाली जो होगी वो होगी आपकी एंडोडर्म। ये 2 लेयर्स बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरी ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 3 लेयर्स। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्लास्टिक मतलब लेयर ही होता है ना, इसका मतलब लेयर ही होता है। तो 3 लेयर्स यहाँ पर है। सबसे पहली क्या कहलाई? सबसे पहली कहलाई आपकी एक्टोडर्म, है ना। दूसरी क्या कहलाई? दूसरी कहलाई या बीच वाली जो है वो कहलाई आपकी मीजोडर्म। और जो इनरमोस्ट है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर जिनमें है, ये तीनों लेयर जिनमें है दे विल बी कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनमें केवल 2 लेयर्स आपको देखने को मिलती है वो कहलाते हैं यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक। और ये सारी लेयर्स डेवलप कब होती है? जब हम गैस्ट्रेशन फेज में थे, गैस्ट्रेशन टाइम में थे, जब हम डेवलप हो रहे थे एम्ब्रियो से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तब ये सारी लेयर्स जो है डेवलप हुई थी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन है? जिनमें 2 लेयर्स हैं, ये आपको याद रखना है। 2 लेयर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। एंडो और एक्टो हमको देखने को मिलेगी। कैसी ये लेयर्स होगी? ये देखिए दोनों आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिला? यहाँ पे मीजो देके नाम देके रखा बच्चों, ये आपकी मीजोडर्म है ना। मीजोडर्म यहाँ पे देखिए ये डिप्लोब्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में लेयर नहीं है, एक खाली वहां पे जगह हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मीजोडर्म जो है पूरी तरह से उससे चिपक चुकी है ना, वो पूरी तरह से उससे मिल चुकी। कोई वहां पर कोई दूसरी बीच वाली लेयर आपको देखने को मिल ही नहीं रही है। इसीलिए ये सबसे अंदर वाली जो है ना, सबसे अंदर वाली जो है ये वाली, मैं इसको हाईलाइट यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये वाली जो लेयर है दिस इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एंडोडर्म, जो कि क्या है? इनर मोस्ट लेयर, इनर
मोस्ट लेयर, है ना, ये हमने देखा। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये खाली जगह है तो इसको हमने नाम दिया मीजोग्लिया, है ना, मीजोग्लिया, एक खाली थोड़ी सी जगह वहां पे हमको देखने को मिल रही है। वैसे ही ये जो आउटर मोस्ट लेयर हमको देखने को मिल रही है, ये आउटर मोस्ट लेयर जो बच्चों है ये वाली लेयर, है ना, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है आपके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो ये है आपकी आउटर मोस्ट लेयर, है ना। तो ये दो लेयर जिनमें हमको देखने को मिल रही है वो कहलाए डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें 3 लेयर्स है, देखिए अब यहाँ पे 3 लेयर्स आ गई। यहाँ पे देखो बीच में मीजोडर्म यहाँ पे आ गया है, बीच में लाल रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो यहाँ पे एक्टो, एंडो और मीजो, किनमें, जिनमें तीनों है वो कहलाए आपके 3 लेयर वाले, है ना, 3 लेयर वाले क्या कहलाए हैं, 3 लेयर वाले, वो कहलाए हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बच्चों। अब देखें कौन है डिप्लोब्लास्टिक, जो पोरीफेरा है, सिनिडेरिया है ना, ये सारे क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर्स हैं और इनके एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर के कॉर्डेट तक, है ना, सारे के सारे क्या है, 3 लेयर वाले, है ना। ये आपको बच्चों याद रखना है कि डिप्लोब्लास्टिक कौन है और ट्रिप्लो, प्लेटीहेलमिन्थस के पहले वाले सारे क्या कहलाए, डिप्लोब्लास्टिक। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे चल के क्या होते जा रहे हैं, वो आगे चल के इवॉल्व होते जा रहे हैं, ये हमको इससे समझ में आता है। अब उसके बाद में सिलोम या फिर कैविटी की बात हम यहाँ पे समझे कि कैविटी या फिर स्पेस जो है वो कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो 3 लेयर्स हमको सिलोम, है ना, सिडोसिलोम और एसिलोम, ये 3 अलग अलग कैविटी, ये 3 अलग अलग लेयर्स बच्चों यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें किस तरह का क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, ये देखिए कैविटी की बात यहाँ पे की थी, ये देखिए यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव कैविटी हमको देखने को मिल रही है, ये देखिए डाइजेस्टिव कैविटी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसमें देखने को मिली है, ये देखने को मिली है एसिलोमेट में। एसिलोमेट कौन है, आपके जो फ्लैट वर्म्स है बच्चों, उनमें हमको ये चीज देखने को मिली। और लेयर्स कितनी है, देखिए लेयर्स यहाँ पे 3 है ना, ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर है। देखो यहाँ पर एक्टो, मीजो, एंडो, ये तीनों लेयर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। यहाँ पे सिडोसिलोम में भी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी मीजो, लेकिन यहाँ पे जो एंडोडर्म है वो थोड़ी सी यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाती है, और जो खाली जगह यहाँ पर हमको ठीक तरह से या फिर देखने को मिलती है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर के साथ में मीजो जो है वो कनेक्ट हो जाती है, इसीलिए ये कहलाए सिडोसिलोम, है ना, या फिर फॉल्स भी हम लोग इनको फॉल्स सिलोम भी बोल सकते हैं। इनमें क्या देखने को मिली, फॉल्स सिलोम, है ना। वैसे ही तीसरे जो है सिलोम, जिनमें प्रॉपर स्पेस यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, दीज आर कॉल्ड सिलोमेट। यहाँ पर देखिए आपको कैविटी, ये देखो दोनों तरफ आपको सिलोम जो है वो देखने को मिल रही है। मीजोडर्म हमको देखने को मिली है ना, एक्टोडर्म भी देखने को मिली है, और इसने एंडोडर्म को भी कवर किया और मीजोडर्म को भी आपके एक्टोडर्म को भी कवर किया, है ना। किसने कवर किया है, मीजो ने, इसीलिए ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाए। ये थी आपकी कैविटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, है ना। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या क्या समझा है, हमने अभी तक यहाँ पर सबसे पहले सिमेट्री की बात की, है ना, हमने उससे पहले हैबिटेट की बात की थी, एक्वेटिक की बात कर ली, टेरेस्ट्रियल की बात कर ली, उसके बाद में सिमेट्री की बात हो गई, उसके बाद में जर्म लेयर की हम लोगों ने बात कर ली है, और तीसरा ये जो था ये कैविटी की बात हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेस हम लोगों ने सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर क्लासीफाई होते देखा।